सोच के देखो, क्या आप उस आदमी से अपना इलाज करवाओगे जो अपना पेपर खुद पैसे दे के खरीद के वहाँ पे गया है? अगर इसमें एक भी बच्चा गलत बनता है ना, तो आप समझ सकते हो कि वो कितने को ट्रीटमेंट करेगा और कितने की किडनियों को बेचेगा। सैटरडे में पूरा डाटा पब्लिश करने के लिए बोला है, और जब वो होगा तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में हुआ था कि गवर्नमेंट ने मना किया था कि 3 महीने, एसबीआई ने कि 3 महीने लगेंगे, तो उन्होंने तभी उनको हफ्ते 10 दिन का टाइम दिया और उन्होंने पब्लिश किया। वैसे ही इनको भी बोला, इन्होंने भी बहुत एक्सक्यूज़ दिए थे कि नहीं इतना इशू है ऐसे। जब उनका रिजल्ट आया तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनका हमको कॉल आता है, कहते हैं सर हमारा रिजल्ट 510 नंबर आने चाहिए थे, 512 नंबर आने चाहिए थे, मगर हमारा रिजल्ट आया है 509 नंबर, हमारा रिजल्ट आया -6, -10, 5 नंबर। जो 500 एक्सपेक्ट कर रहा है उसका 5 नंबर आया है। एक दो बच्चे अच्छा परफॉर्म करके आए, जो मेहनत से अच्छा परफॉर्म करके आए, उनका OMR मैनिपुलेट करके किसी ऐसे कैंडिडेट को दे दिया गया जिसने ज़्यादा बिड लगाया हो, जिसने ज़्यादा पैसा लगाया हो, ज़्यादा पैसा ऑफर किया हो इन लोगों को, इनके गैंग को, जिन्होंने भी ये पूरा का पूरा ऑपरेट किया, जिन्होंने इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया। तो ये उन बच्चों के साथ तो नाइंसाफ़ी है ही, ये आपके और हमारे भी मेडिकल फ्यूचर, हमारे हेल्थ फ्यूचर, सबके लिए सबके साथ वो है, सबके साथ स्कैम किया गया। क्योंकि वो एक बच्चा जो पैसा देके किसी की OMR मैनिपुलेट करके डॉक्टर बनेगा, वही आपका और हमारा पूरे समाज का इलाज करेगा। सर, जिस तरह से नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, ये नीट का एग्ज़ाम कोई मामूली एग्ज़ाम नहीं, क्योंकि इससे ही हमारे फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे और ना जाने कितनों के वो जान बचाएंगे और कितने की जान दांव पे होंगी। तो इन सब को लेके क्या कहेंगे? क्या इन सब एग्ज़ाम में खास करके सरकार को किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, NTA को किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये एकदम सही बात है कि सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और बिल्कुल लेनी चाहिए। बार बार सरकार को तोल मोल इधर उधर जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा किसी भी धांधली, किसी भी पेपर लीक से या किसी भी OMR मैनिपुलेशन से आज डॉक्टर बनता है, आज वो एक सीट लेता है, 56,000 सरकारी सीट हैं, 52,000 प्राइवेट सीट हैं, चाहे सरकारी से जाए चाहे प्राइवेट से जाए, कल को वो हो सकता है NTA के किसी एम्प्लॉय का इलाज करने के लिए आए। अब आप सोच के देखो, क्या आप उस आदमी से अपना इलाज करवाओगे जो अपना पेपर खुद पैसे दे के खरीद के वहाँ पे गया है? या फिर अगर आप चले गए, चलिए आप तो अभी NTA में, अभी नीट में, सब जगह बहुत अच्छे अधिकारी लोग बैठे होंगे, 45-50 साल सबका एवरेज एज अगर मान लें, तो हो सकता है कल को आपके बच्चों का इलाज वही लोग करेंगे जो आज डॉक्टर्स बनेंगे। तो क्या आप अपने बच्चों का फ्यूचर कुछ पैसों के लिए, कुछ छोटे मोटे अमाउंट के लिए आप उसको दांव पे लगा के छोड़ के जाना चाहेंगे ऐसे डॉक्टर्स के भरोसे जो कि धांधली से आए हैं? और इस केस में केवल एक यही चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, इस केस में बहुत सारी चीज़ें हैं कि पेपर लीक का एक बहुत वाइड डेफिनेशन बनाई जानी चाहिए। क्योंकि एक पेपर लीक होना मैटर है, एक जगह पेपर लीक हुआ है, एक जगह किसी सेंटर के अधिकारी OMR शीट्स बाद में भरे हैं, सबमिट करने के बाद स्टूडेंट्स को बोला गया था कि आप उनको खाली छोड़िए, आपके बदले में उनको भर के देंगे। तो कितने सारे स्टूडेंट्स ने खाली छोड़ा, वहाँ इंटर कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उन्होंने उसको भरा है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज ये बात कितनी बार उठी है। तीसरी चीज़ जो आ रही है, जिसके बहुत सारे रिट पिटीशन फाइल हुई हैं, वो ये हैं कि बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि हमने अपनी OMR में, जब हमने अपना टेस्ट दिया था ईमानदारी से, जिन्होंने पेपर लीक का वैसे कोई एलिगेशन नहीं लगाया, उन्होंने बोला है कि हमने अपने पेपर में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे 180 में से, किसी ने बोला 132 करे हैं, किसी ने बोला 131 करे हैं। जब उनका रिज़ल्ट आया तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनका हमको कॉल आता है, कहते हैं सर हमारा रिज़ल्ट 510 नंबर आने चाहिए थे, 512 नंबर आने चाहिए थे, मगर हमारा रिज़ल्ट आया है 509 नंबर, हमारा रिज़ल्ट आया -6, -10, 5 नंबर। जो 500 एक्सपेक्ट कर रहा है उसका 5 नंबर आया है। एक बच्ची है हमारे पास जो 509 नंबर एक्सपेक्ट कर रही है, उसका -6 रिज़ल्ट आया है। उसने हमको अपना एकेडमिक रिज़ल्ट भेजा पूरा का पूरा, 10th का, 12th का, आकाश का, जहाँ से उसने मेडिकल की तैयारी करी, वहाँ पे उसका ब्रिलियंट रिज़ल्ट रहा हमेशा। तो पहले हमको पता नहीं था कि ये वाइड स्प्रेड स्कैम है, एक स्कैम बोलना चाहिए या पेपर लीक बोलना चाहिए, कुछ भी बोलिए इसको। फिर जब हमको पता चला कि हम सुप्रीम कोर्ट आए, जब हमारा रिट पिटीशन फाइल हुआ, जब लिस्ट हुआ, तब हमको पता चला हमारे जैसे और भी 100 लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं हमारे जैसे। उन्होंने आज ही की बात है, जब माननीय मुख्य न्यायाधीश ने बोला कि आपकी जो OMR वाला मैटर है, जो नीट रिलेटेड OMR वाला मैटर है, उसको हम इसके जस्ट बाद लेंगे, जो पेपर लीक वाला है। मगर अब अगर इसको देखा जाए तो मतलब हमारा मैटर नंबर 1 लिया जाएगा मंडे को जब हियरिंग डिफ़र करा गया है, एडजर्न करा गया है मंडे के लिए, तो मंडे को हमारा मैटर नंबर 1 लिया जाएगा। मगर मंडे को ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होगी कि जो पेपर लीक की डेफिनेशन है, उसमें OMR मैनिपुलेशन भी आना चाहिए। वो इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि सोचिए, पेपर लीक की एलिगेशन
बिल लेकर आई थी, जो प्रस्ताव पास हुआ था संसद में, वो अभी एक्ट नहीं बना है, वो अभी कानून नहीं बना है, मगर उसमें भी सरकार ने चैप्टर 3 क्लॉज नंबर 13 में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 4, कि OMR मैन्युपुलेशन भी पेपर लीक में ही काउंट किया जाएगा, इट विल बी काउंटेड एज एन ऑफेंस। तो ये भी एक ऑफेंस है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नीट का पेपर इस तरीके से नहीं कंडक्ट कराया जाता था, और इसका सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि सरकार और NTA और नीट मिलकर सबको नीट के पेपर को दोबारा से कंडक्ट कराए। सबको तो वापस नीट होना चाहिए, या फिर जो अभी कुछ बच्चे जैसे ग्रेस मार्क्स जिनको मिले हैं या जिनका दोबारा एग्जाम है उनको होना चाहिए? देखिए, ग्रेस मार्क्स पे भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। ग्रेस मार्क्स पे कंट्रोवर्सी ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आज एडमिशन सबमिशन दिया गया कि ग्रेस मार्क्स मिला है कुछ बच्चों को। किस लिए मिला गया? क्योंकि वहाँ पे मान लीजिए आधा घंटा लेट पेपर दिया गया किसी को, या किसी को मान लीजिए कि कैनरा बैंक थ्रू पेपर आना चाहिए था, किसी को स्टेट बैंक वाला पेपर दे दिया, कैनरा बैंक का नहीं दिया, तो उसमें कन्फ्यूजन हुआ। फिर बाद में बोला गया कि ठीक है, जो पेपर दे दिया है आप उसी को सॉल्व करिए, और जिन बच्चों ने जिन सेंटर्स में ऐसा हुआ था उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। तो ये चीज़ गलत है, आपको उनको भी ग्रेस मार्क्स नहीं देने चाहिए थे, आपको उनको नॉर्मलाइज़ करके सबके हिसाब से एक एवरेज आउट करके उनके मार्क्स देने चाहिए थे। या फिर जब आपने अभी नीट का रीटेस्ट किया 1563 बच्चों का, आपको उन्हीं के साथ उनको भी अटैच कर देना चाहिए था। अब इस रीटेस्ट में भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। रीटेस्ट में भी केवल 813 बच्चे अपीयर हुए, 750 बच्चे रीटेस्ट को भी देने नहीं आए, 750 बच्चे उसको भी देने नहीं आए, और वो 750 बच्चे वही हैं जिन्होंने क्लेम किया था कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और हमको रीटेस्ट नहीं देना। अब सोचिए किस लेवल का स्कैम है ये, कि जो रीटेस्ट देने के बाद, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी नहीं आ रहे हैं। फिर एक और नई चीज़ निकल के आई कि राजस्थान हाई कोर्ट ने केवल एक स्टूडेंट के लिए, सिर्फ मात्र 24 लाख में से एक स्टूडेंट के लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि उसने अपने पार्टिकुलर्स, जो अपनी डिटेल्स होती हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो उसने गलत डाल दी है। आप फॉर्म पोर्टल उसके लिए ओपन करें दोबारा से, ताकि वो उसको दोबारा एडिट करके सही डाल सके। NTA ने उस पोर्टल को 2 दिन के लिए ऑल ओवर कंट्री सबके लिए ओपन करा। तो ये तो हाई कोर्ट के आदेश का मिसयूज़ है, आदेश का कंटेम्प्ट नहीं है कि आपने उसका पालन नहीं करा, ये उसका मिसयूज़ हुआ कि आपने उसके आदेश का, राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश का आपने मिसयूज़ करा। आपको एक स्टूडेंट के लिए खोलना था, आपने सबके लिए खोला। फिर उसके बाद ये मार्च में हुआ, फिर अप्रैल में आपने दोबारा से फॉर्म भरने के लिए पोर्टल खोला, 9 और 10 अप्रैल को। 9 और 10 अप्रैल में भी अब ये भी बोला जा रहा है कि इसका डेटा भी बुलाया जाए कि कितने स्टूडेंट्स उसमें ऐसे थे जिन्होंने पहले ऑलरेडी अपना फॉर्म भर चुके थे और उसके बाद दोबारा से उन्होंने 9 और 10 अप्रैल को भरा। अब ये भी तो एक तरीके से एक स्कैम का हिस्सा हो सकता है कि किसी को बोल दिया गया हो कि आपको दोबारा से इस डिटेल में, इस सेंटर में आप अपना फॉर्म भरिए, ये अपना लोकल एड्रेस डालिए, ताकि आपका सेंटर, आपका एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ पर आए। वहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर आएगा, उस जगह सबको पहले से ही पता होगा कि यहाँ पेपर लीक होना है, या फिर यहाँ पे आंसर्स का मैनिपुलेशन होना है, या OMR का मैनिपुलेशन हो रहा है, तो वहाँ पे उनका पेपर मैनेज कर लिया गया हो। तो ये बहुत ही वाइड स्प्रेड एक वो है कि जिसको पूरे देश में माना जा रहा है कि पूरे देश में हर एक सेंटर में कुछ ना कुछ तरीके से मिसमैनेजमेंट, मिसयूज़, धांधली की गई है। तो ये जिस तरह से नीट को लेके, मतलब इतने समय बाद नीट को लेके इतनी सारी चर्चाएं हो रही है, और हर अभी देश में लगभग सारे लोग कर रहे हैं इसको लेके चर्चाएं। तो इस जब चर्चाएं हो रही है तो कई सारे मुद्दे खुल रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। जैसे पॉइंट इस पे भी आता है कि जिस तरह से इतने सारे पैसे लेके, मतलब गरीब बच्चा नहीं पढ़ पाता है, तो कई सारी चीज़ें होती है, करोड़ों रुपए लग जाते हैं डॉक्टर बनने के लिए। उसके बाद फिर वही कहा जाता है कि जो अमीर हैं वही कर सकते हैं। तो इन सब को लेके भी कुछ चीज़ें हो रही है, या क्या इन सब को लेके कुछ लॉ बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए? बिल्कुल, जो मैंने आपको अभी बताया, 2 फरवरी 2024 को संसद भवन में, लोकसभा में बिल पेश हुआ था। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशंस का बिल जो आया था वो इसीलिए आया था। मगर आप देखिए कि इस चीज़ में भी पैसे का कितना बड़ा रोल है कि जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करके आए, जो मेहनत से अच्छा परफॉर्म करके आए, उनका OMR मैनिपुलेट करके किसी ऐसे कैंडिडेट को दे दिया गया जिसने ज़्यादा बिड लगाया हो, जिसने ज़्यादा पैसा लगाया हो, ज़्यादा पैसा ऑफर किया हो इन लोगों को, इनके गैंग को, जिन्होंने भी ये पूरा का पूरा ऑपरेट किया, जिन्होंने इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया। तो ये उन बच्चों के साथ तो नाइंसाफ़ी है ही, ये आपके और हमारे भी मेडिकल फ्यूचर, हमारे हेल्थ फ्यूचर, सबके लिए, सबके साथ वो है, सबके साथ स्कैम किया गया। क्योंकि वो एक बच्चा जो पैसा देके किसी की OMR मैनिपुलेट करके डॉक्टर बनेगा, वही आपका और हमारा पूरे समाज का इलाज करेगा। तो वो कितनी गलत बात है। कल को हो सकता है वो चीफ मेडिकल ऑफिसर बनके किसी डिस्ट्रिक्ट में बैठे और वहाँ के हॉस्पिटल्स में भी कितना सारा मैनिपुलेशन हो, उनमें उन सब चीज़ों को वो करे, इफ़ेक्ट करे। तो ये बहुत गलत चीज़ है, इसका बहुत अच्छे से स्क्रूटनाइज़ करा जाना चाहिए और इसका बहुत अच्छे से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। CBI को इन्वेस्टिगेशन देने के लिए बोला गया है, 10 जुलाई को उनको सबमिशन भी देने को बोला गया था, पर वो सबमिशंस भी अभी तक कहीं पर सर्कुलेट नहीं हुई हैं।
कोई सबमिशन सर्कुलेट नहीं हुई है। हमारे पिटिशनर लोगों को, हमारे पिटिशनर अधिवक्ताओं को, जो बच्चों की तरफ से हैं, हमको अभी तक सीबीआई की तरफ से जो भी जांच आई है, एनटीए की तरफ से जो भी जांच आई है, वो हम तक नहीं पहुंची है। अभी जो मंडे को बात की जा रही है कि मंडे को जजमेंट आने वाला है, तो क्या लग रहा है, क्या वो बच्चों के हक में आएगा या फिर वापस से मतलब जो अभी लास्ट टाइम रिजल्ट आया था उसी को मतलब आगे कंटिन्यू किया जाएगा? नहीं, जो माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने पेपर सारे रिजल्ट पब्लिश करने के लिए बोला है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी, क्योंकि एनटीए अभी कुछ बता नहीं रहा है ठीक से, गोलमोल कर रहा है। तो जो परसों ये डिस्प्ले करेंगे सारा रिजल्ट, तो उससे बहुत चीज़ें निकल के आएंगी। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इनके सारे गड़बड़ घोटाले निकल के आएंगे और रीटेस्ट होगा। थैंक यू सो मच सर। सर एनटीए को let me introduce because I am not in dress. I am from Allahabad High Court. I am a practicing lawyer of Allahabad High Court. As far as my opinion is concerned, आप हिंदी पूछ रहे हैं, हिंदी में जवाब देता हूँ। इसमें रीनीट की तरफ ये नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के सवाल माननीय बेंच पूछ रही है, और वो सुप्रीम कोर्ट की पहले की एक रूलिंग है, उसमें ये है कि व्हेनेवर कहीं पे करप्शन होता है, मैनिपुलेशन होता है, तो उसमें आप री एग्जाम कराने के पहले इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट्स टू सेग्रीगेट ग्रेन्स फ्रॉम थैच। भूसे से दाने को अलग करिए, जो गलत है उनको अगर सेग्रीगेट आप नहीं कर पाते हैं तब तो आप री एग्ज़ाम कराइए। लेकिन जिस तरह के सवालात या क्वेश्चन आप कह सकते हैं आम आदमी की भाषा में माननीय बेंच पूछ रही है, तो उससे ये लगता है कि वो इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं कि इसमें जो 1563 जो दाने दिखाए गए उससे और ज़्यादा दाने होंगे जो गड़बड़ वाले होंगे। तो उसमें से दाने का वहाँ सेंस ये है कि अच्छे लोगों का, तो जो मेरिटोरियस और अच्छे बच्चे हैं उनको अलग कर दीजिए, जो गड़बड़ उनको अलग कर दीजिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जो अभी भी प्रिवेल कर रही है, ओवर रूल्ड नहीं है, उसी के इर्द गिर्द पूरा ये प्रोसीडिंग चल रहा है। मुझे ये लगता है कि इसमें रीनीट नहीं होगा, बल्कि जो गड़बड़ लोग हैं उनकी संख्या ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि ऑनरेबल सीजेआई, ऑनरेबल बेंच वी कैन से, क्योंकि वो इंडिविजुअल कुछ नहीं है, ईच एंड एवरी जज एज इक्वल जुरिस्डिक्शन, बेंच में सब बराबर होते हैं। ये है कि लेड बाय ऑनरेबल सीजेआई है, तो सवाल वो आपस में बात करके ही पूछते हैं, तो हम ऑनरेबल बेंच का ही इस्तेमाल करेंगे बीइंग ए लॉयर। तो ऑनरेबल बेंच के जो सवालात हैं वो मुझे लगता है एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न कि कोर्ट रीनीट की तरफ नहीं जाएगी। कोर्ट के जो सवाल पूछे गए हैं, जिस तरह के उनको मौके उन्होंने गवर्नमेंट को भी दिया और एनटीए को भी दिया, और सवालात जो आप लोग भी कई दिन से कवर कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, उसमें रीनीट के लिए काफ़ी लोग चाहते हैं, लेकिन रीनीट नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। सर भी लास्ट टाइम ये कह रहे थे कि रीनीट अगर होता है तो 24 लाख बच्चों का अगर हुआ तो भी प्रॉब्लम है, नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम है। आज के दौर में जब हाई टेक्नोलॉजी है, तो आप जो थोड़ा उसमें फिजिकल एग्ज़ाम वगैरह थे, तो आप ऑनलाइन करके तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कई पार्ट में करके, आप उसमें केवल ये कर सकते हैं कि री एग्ज़ाम के लिए कोर्ट के सवाल ही नहीं उधर बढ़ रहे हैं। कोर्स जो ऑनरेबल बेंच है जिस तरह के सवाल कर रही है, उससे ये लग रहा है कि जो सही बच्चे हैं उनको इंटरेस्ट हो प्रोटेक्ट कर दिया जाए, और जो गलत है उनको पनिश कर दिया जाए। थैंक यू। इट इज़ द सोल पर्पस ऑफ द जस्टिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा अभी यहाँ पे वर्डिक्ट चल रहे थे, जिसमें कि लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि इस वर्डिक्ट से आज बच्चों के हक में आएंगे वर्डिक्ट, लेकिन आज भी ये टल गया और सोमवार को ये कहा जा रहा है कि सोमवार को अब फैसला आने को है। अब क्या लगता है कि क्या वापस से 24 लाख बच्चे रीनीट देंगे, या फिर उसमें से कुछ बच्चे जो चुनिंदा बच्चे हैं, जो 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स मिला था, जिनके लिए वापस से रीओपन हुआ था सारा 9 और 10 जुलाई को, 9 और 10 अप्रैल को माफ़ कीजिएगा, उन बच्चों का बस रीनीट होगा। क्या कुछ है आप वो हमें सोमवार को मालूम चलेगा। वैसे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।